सो बेसिकली इस वीडियो में हमें क्या करना है, हमें व्हाट वी वांट टू डू हियर बाय इज चैप्टर 7 की रीडिंग करनी है। रीडिंग इन द सेंस कि हमें चैप्टर 7 को साइमल्टेनियसली समझना है, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड स्टडी मटेरियल तो बेस्ट है अनडाउटेडली। उसके अलावा हम ट्राई करेंगे, हम मृगेश सर वाले जो नोट्स उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं चैप्टर 8 के चार्ट, उससे भी रीड करेंगे ताकि जो मेन लाइन्स है ताकि वो तो हमारी कवर हो जाए। सो वो लाइन्स हमारी कवर हो जाए इसलिए हम देखते हैं। तो चैप्टर 7 का नेम क्या है? चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट व्हाट? चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। चैप्टर 7 किसके बारे में बात करता है? चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बारे में बात करता है। चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। स्टार्टिंग का पार्ट तो इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद ही हमारे कंसेप्ट्स आएंगे, पर फिर भी हमें उसको एक बार उसकी एक जनरल रीडिंग कर लेते हैं सो दैट कि हमें लगे नहीं कि हमने कुछ छोड़ा है। करेक्ट? तो हमें भी वैसे ही करना है। So after studying this chapter you will be able to, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। आपको क्या पता चलेगा? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते टाइम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप कैसे समझोगे? हम क्या बोलते हैं कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, आप समझ पाओगे अंडरस्टैंड कौन से इंपॉर्टेंस है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, आप क्या कर पाओगे? रिलेशनशिप को देख पाओगे, स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है। Understand how to establish strategic business unit SBUs, आपको समझ आएगा that how will you able to establish the SBU को कैसे establish किया जाएगा। Highlight the role of leadership in the execution of strategy, आपको हाईलाइट करना होगा रोल क्या होगा लीडरशिप का इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजी में। लर्न हाउ टू बिल्ड अ सपोर्टिव कॉर्पोरेट कल्चर, आप क्या सीखोगे कि आप कैसे एक सपोर्टिव कॉर्पोरेट कल्चर को बिल्ड कर पाओगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, आप क्या हो? आप कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे दैट व्हाट आर द कंसेप्ट रिलेटिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई कंसेप्ट्स जो है और इंट्राप्रेन्योरशिप से जो रिलेटिंग कंसेप्ट्स है उन सबको आप डिस्कस कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, क्या बात करेगी? लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते टाइम। एग्जामिन द रिलेशनशिप, क्या है स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है। अंडरस्टैंड हाउ टू एस्टेब्लिश स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू को आप कैसे करोगे। हाईलाइट द रोल ऑफ लीडरशिप इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी, के कैसे जो रोल है लीडरशिप का इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी आप उसको कैसे हाईलाइट करोगे। लर्न हाउ टू बिल्ड अ सपोर्टिव कॉर्पोरेट कल्चर, आप कैसे बनाने की कोशिश कर पाओगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपको एक्सप्लेन करना होगा जो भी कंसेप्ट है रिलेटिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से। मैनेजमेंट ट्यूरिज्म सेज, स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है स्ट्रैटेजी को, मतलब पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे और फिर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। हम क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या बोलता है कि पहले आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी, उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर होगा। Once you will have a strategy and after that strategy you will follow the structure. तो मैनेजमेंट ट्यूरिज्म सेज स्ट्रक्चर फॉलो करता है स्ट्रैटेजी को। तो वंस आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर लोगे। तो दिस इज ऑफन इग्नोर, टू मेनी ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू कैरी आउट न्यू स्ट्रैटेजी विद एन ओल्ड स्ट्रक्चर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नई स्ट्रैटेजी तो बना लेती है ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ। तो पहले आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और फिर स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड
स्ट्रैटेजिक, ओके। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में मेनली ये 3-4 चीजें पढ़नी है, 3-4 चीजें पढ़नी है इन द सेंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, मतलब टॉपिक्स तो यही है। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, यू विल रीड दी सिंपल स्ट्रक्चर, देन फंक्शनल स्ट्रक्चर, देन डिविजनल स्ट्रक्चर, देन मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, देन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, केस स्टडीज भी आ जाती है, यूजुअली पहले भी आई हुई है। पहले एक बार नेटवर्क स्ट्रक्चर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेटवर्क स्ट्रक्चर पे एक केस स्टडी आई थी, तो कुछ भी आ सकता है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, हमें सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, आरग्लास स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो हमें पढ़ने हैं। तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना होगा, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, आरग्लास स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ चीजें पढ़नी होगी जैसे कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। उसके बाद स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर क्या होता है, तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पढ़ेंगे हम। स्ट्रैटेजिक सपोर्टिव, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप जैसे कंसेप्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब क्रिएट होता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच, जब स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर मैच होता है, तभी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि वो क्रिएट होता है। तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच। हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच। हम क्या बोलते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब क्रिएट होता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच होता है बिटवीन द स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में। अगर आपके पास प्रॉपर मैच है स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर में, तो इट शुड बी नोटेड एज अंडर। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब क्रिएट होता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच हो बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर मैच में रिजल्ट इन कंपनी रिजिडिटी एंड रेड टेपिज्म। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट होता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच, मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है तभी आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगा। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी क्रिएट होता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच, जब आपका स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर मैच हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो इनइफेक्टिव है तो स्ट्रक्चर मैच, तो जो स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर का मैच है रिजल्ट में इन कंपनी रिजिडिटी, उससे बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ जाएगी, रेड टेपिज्म होगा एंड गिव द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नीड फॉर रैपिड चेंजेस इन द टुडेज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। और उस केस में आपको क्या चाहिएगा, रेड टेपिज्म गिवन दी complexity and need for rapid changes चाहिए होंगे in the today's competitive landscape में। Thus, effective strategic leaders seeks to develop an organizational structure and accompanying controls that are superior to those of their competitors। तो हम क्या बोलते हैं कि effective strategic leaders seeks to develop an organizational structures कैसा proper होगा, accompanying the control that are superior हो to those of the competitors। तो हम क्या बोलते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब क्रिएट होगा व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैच, जब आपको लगेगा कि स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में प्रॉपर मैच है। अगर इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर होगा तो मैच में रिजल्ट इन कंपनी की रिजिडिटी हो जाएगी, रेड टेपिज्म हो जाएगा, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नीड फॉर for the rapid changes in the today's competitive landscape. Thus, effective strategic leaders seeks to develop an organizational structure. तो क्या होगा, एक strategic leaders जो होते हैं they seek to develop an organizational structure and accompanying controls that are superior to those of their competitors. तो हम क्या बोलते हैं, thus effective strategic leaders जो है, effective strategic leaders seeks to develop an organization, उन्हें क्या develop करना होगा, organizational का structure, they seeks to develop the organization structure and
accompanying controls that are superior to those of their competitors. Selecting the organizational structure and controls that result in effective implementation of chosen strategy is a fundamental challenge for managers. Selecting the organizational structure, हम क्या बोलते हैं? Selecting the organizational, कैसे हम select करें organizational structure को? Selecting the organizational structure, हम क्या बोल रहे हैं? That selecting the organizational structure and controls that result in effective implementation of chosen strategy is a fundamental challenge here for the managers के लिए. Selecting the organizational structure, सेलेक्ट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, कंट्रोल्स को, रिजल्ट इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा चूजन स्ट्रेटेजी का, इज अ फंडामेंटल चैलेंज फॉर द मैनेजर्स. सेलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल, कैसे हम सेलेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को, कंट्रोल्स को. कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे प्रॉपर तरीके से, डेट रिजल्ट इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चूजन स्ट्रेटेजी. तो उसका क्या बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पड़ता है चूजन स्ट्रेटेजी का, इज अ फंडामेंटल चैलेंज फॉर द मैनेजर्स, स्पेशली फॉर द टॉप लेवल मैनेजर्स. This is because company must be flexible. कंपनी को कैसा होना चाहिए? It must be flexible होना चाहिए, innovative होना चाहिए, creative होना चाहिए in the global economy. If they exploit their core competence in a pursuit of marketplace opportunity, company must also maintain a certain degree of stability in their structure so that the day-to-day task can be completed efficiently. कंपनी को क्या होना चाहिए? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, स्टेबिलिटी इन देयर, सो दैट डेली टास्क जो है कंप्लीट हो जाए एफिशिएंटली तरीके से. टू एक्ट एंड कंट्रीब्यूट एज अ मैनेजर एंड एम्प्लॉय इन टुडेज इमर्जिंग बिजनेस सिनेरियो, स्किल्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप प्रोसेसेस आर नेसेसरी. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इज अ प्लेस वेयर आइडियाज फिल्टर अप एज वेल एज डाउन. एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है, हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल, एसबीओ वाला, मैट्रिक्स, वर्चुअल एंड ऑल दी थिंग्स. तो हम क्या बोलते हैं? एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ प्लेस वेयर आइडियाज फिल्टर अप एज वेल एज डाउन. एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आइडियाज जो है वो फिल्टर अप होते हैं एज वेल एज डाउन भी होते हैं. बाय द मेरिट ऑफ आइडियाज, जहाँ पे जो आपकी मेरिट है आइडियाज की, दैट कैरीज मोर वेट देन देयर सोर्स. मतलब ये नहीं कि आइडिया कहाँ से आया, सोर्स से मतलब नहीं है, आइडिया कितना, आइडिया को वेटेज मिलता है कि मतलब आइडिया कैसा है उस हिसाब से. एंड वेयर पार्टिसिपेशन एंड शेयर ऑब्जेक्टिव आर वैल्यू मोर देन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. और जहाँ पे पार्टिसिपेशन एंड शेयर ऑब्जेक्टिव जो है दैट द सेम आर मोर वैल्यू किया जाएगा देन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से. तो चेंजेस इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफन रिक्वायर चेंजेस इन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर फॉर टू मेजर रीजन. चेंजेस इन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफन रिक्वायर, जब कभी भी कॉर्पोरेट आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, जब कभी भी आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में चेंजेस होंगे, हम क्या बोलेंगे? जब कभी भी आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में चेंजेस होंगे, दैट ऑफन रिक्वायर चेंजेस इन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर फॉर टू मेजर रीजन की तरह स्ट्रक्चर होती है. तो चेंजेस इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफन रिक्वायर, हम क्या बोलते हैं? दैट दी चेंजेस इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, जो किस तरीके के बदलाव आए हैं इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, दैट ऑफन रिक्वायर चेंजेस इन अ वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर फॉर टू मेजर रीजंस. फर्स्ट स्ट्रक्चर लार्जली डिक्टेट, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है हम क्या बोलते हैं? दैट जो मृगेश सर के नोट्स है वो स्टार्ट हो रहे सिंपली दी स्ट्रक्चर से. इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, तो उसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. आई डोंट थिंक सो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल हम कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रैटेजी, पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड देन स्ट्रक्चर होना चाहिए. इट मीन्स कि स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी. और चेंजेस इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ऑफन रिक्वायर चेंजेस इन द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर फॉर टू मेजर रीजंस. हम क्या बोलते हैं कि जो चेंजेस होते हैं इन द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी दैट ऑफन रिक्वायर चेंजेस इन अ वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर किया जाता है दो मेजर रीजन से. फर्स्ट, स्ट्रक्चर लार्जली डिक्टेट हाउ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी विल बी एस्टेब्लिश टू अचीव द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी एस्टेब्लिश अंडर अ ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर कॉज्ड in geographic term. Objective and policy are stated largely in terms of product in an organization whose structure is based on product groups. The structural format जो होता है for developing objective and policy can be significantly impact कर सकती है all other strategy implementation activities को.
So second major reason है कि क्यों जो changes in strategy that often require changes in structure is that structure dictates how resources will be allocated to achieve the strategic objective. If an organization structure is based on customer group, अगर organization का structure जो है वो based है customer groups पे, then the resource will be allocated in that manner. Similarly, if an organization structure is set up along functional business lines, then resources are allocated by the functional areas. Accordingly, Chandler changes in strategy leads to changes in स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव होगा तो स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा. स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन और रीडिजाइन टू फैसिलिटेट देयर स्ट्रैटेजिक परस्यूट ऑफ अ फर्म. स्ट्रक्चर को आप रीडिजाइन या डिजाइन कर सकते हैं, देयरफॉर स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए स्ट्रैटेजी को. Chandler found a particular structure sequence to be often repeated as organizations grow and change strategy over time. There is no one optimal organization design or structure for a given strategy. What is appropriate for one organization हो सकता है may not be appropriate ना हो for the similar firm के लिए. Although successful firm is given industry to tend to organize themselves in a similar way. For example, consumer goods company tend to emulate the divisional structure by product form of organization. Small firm tend to be functionally structured, centralized. Medium firm tend to be divisionally structured, decentralized. Large firms tend to use a strategic business unit matrix structure. As organizations grow, their structure generally change from simple to complex as a result of linking together of several basic strategies. न्यू स्ट्रैटेजी, अगर एक नई स्ट्रैटेजी बनती है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स आती है, ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश, एक नई स्ट्रैटेजी के आने से कुछ नई प्रॉब्लम्स आती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डाउन जाती है, फिर एक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है. तो ये पूरा प्रोसेस चलता है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द चैंडलर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप. ये क्या है? चैंडलर की चैंडलर की स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्या बोलती है? व्हाट डज द चैंडलर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर, हम क्या बोलते हैं, चैंडलर की जो स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है वो किस बारे में बात करती है? व्हाट डज द चैंडलर स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, What does the Chandler strategy structure relationship talks about, किस बारे में बात करती है? New strategy is formed, हम क्या बोलते हैं? That the new strategy is formed. सबसे पहले एक नई स्ट्रैटेजी बनती है, स्ट्रैटेजी बनने के बाद न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इमर्ज, फिर नई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है, हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम्स इमर्ज. तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास नई स्ट्रैटेजी बनती है, फिर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है. ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होती है. सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनती है, फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है, फिर न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लाइन होता है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिक्लाइन होता है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है. सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनती है, फिर कुछ नई प्रॉब्लम्स आती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस
तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो चैंडलर की स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो चैंडलर की स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है वो ये बोलती है कि पहले सबसे पहले क्या होता है, एक नई स्ट्रैटेजी, हमने क्या बोला स्ट्रक्चर शुड फॉलो स्ट्रैटेजी ना। तो सबसे पहले क्या होता है, एक न्यू स्ट्रैटेजी फॉर्म होती है, फिर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करता है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होने लगता है। So every firm is influenced by numerous external and internal forces, but no firm could change its structure in response to each of these forces, because to do so would lead to chaos. However, when a firm changes its strategy, the existing organization structure may become ineffective. Symptoms of an ineffective organizational structure include too many levels of management, too many meetings attended by too many peoples, too much attention being directed towards solving interdepartmental conflicts, too large a span of control, and too many unachieved objectives. Changes in organizational structure can facilitate strategy implementation efforts, but changes in structure should not be expected to make a bad strategy good, to make bad managers good, or to make bad products sale. Structure can also influence strategy. तो एवरी फर्म इज इन्फ्लुएंस होता है बाय न्यूमरस एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। हम क्या बोलते हैं दैट जितने भी फर्म्स है वो क्या होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं एक्चुअल में। तो एवरी फर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो फर्म्स होते हैं, एवरी फर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूमरस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। जितने भी फर्म्स है वो प्रभावित होते हैं न्यूमरस एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस से, बट नो फर्म कुड चेंज इट्स स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ दीज फोर्सेस। बट कोई भी फर्म जो है वो चेंज नहीं कर सकता है इसका स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ दीज फोर्सेस, बिकॉज टू डू सो वुड लीड टू chaos. However, when a firm changes strategy, the existing organizational structure may become ineffective. Symptoms of an ineffective organizational structure lead too many levels of management, too many meetings attended by too many peoples, too much attention being directed towards solving interdepartmental conflicts, too large a span of control, and too many unachieved objectives. Changes in organizational structure can facilitate strategy implementation efforts, but changes in structure should not be expected to make चेंजेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में वो फैसिलिटेट तो करते हैं स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन को, एफर्ट्स को, बट चेंजेस इन स्ट्रक्चर शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू मेक अ बैड स्ट्रैटेजी गुड, टू मेक अ बैड मैनेजर गुड, और टू मेक द प्रोडक्ट सेल्स। स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रैटेजी को। इफ अ प्रपोज स्ट्रैटेजी रिक्वायर मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस, it would not be an attractive choice, and thus where structure can shape the choice of strategy. But a more important concern is determining what type of structural changes are needed to implement a new strategy and how those changes can best be accomplished. We will examine this issue by focusing on following basic types of organizational structure: functional, divisional, geographic, divisional by geography हो सकता है, division by product हो सकता है, by customer and by process। तो basically divisional से होता है वो चार तरीके से होता है: by area, by area, product, customer और process। तो division कैसे होता है, there is by the area, product, customer और process से, और strategic business unit and the matrix। तो डिवीजन कैसे होता है, तो डिवीजन कैसे होता है, बाय द जोग्राफिक, बाय एरिया, बाय प्रोडक्ट और बाय कस्टमर। तो डिवीजन कैसे होता है, जोग्राफिक एरिया डिवीजन बाय जोग्राफिक एरिया, बाय डिविजनल प्रोडक्ट, बाय कस्टमर और बाय प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड मैट्रिक्स। उसके बाद in order to implement and manage a strategy that have been formulated, all company need some form of organizational structure. As a company formulate new strategy, increase in size and change their level of diversification, new organizational structure may be required. तो in order to implement and manage strategies को आप कैसे manage करोगे, that have been formulated, all company need some form of कुछ form of organizational structure चाहिए होता है। As company formulate new strategy, increase in size और change their level of diversification, new organizational structure जो है वो required होता है।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक कंपनी का फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके इंटेंडेड रोल्स को लेके, प्रोसीजर्स को लेके, गवर्नेंस को लेके, मैकेनिज्म्स, ऑथोरिटी, decision making process. Organizational structure is influenced by factors such as organizational age, size, act as a framework which reflect the manager's determination of what a company does and how tasks are completed. Given the chosen strategy, the most important issue is that company structure must be congruent with or fit with the company's strategy. One second, I need water to drink. सो अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ये सब तो ठीक है। द मेन पार्ट इज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टॉक्स अबाउट दी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता है। स्ट्रक्चर्स में वन बाय वन है, तो हम भी वन बाय वन रीड करते हैं। हम इसके बेसिक पॉइंट्स एक बार पूरा रीड कर लेते हैं और उसका जो क्रक्स है वो देखेंगे बाद में। तो फर्स्टली हम जो डिस्कस कर रहे हैं, द पार्ट इज नथिंग बट दी, जो ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दी सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, ये बहुत ज्यादा सही है फॉर कंपनीज दैट फॉलो सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी। जो कंपनी सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है उनके लिए बहुत सही है। एंड ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल जोग्राफिक मार्केट। लेट्स सपोज द एग्जांपल, मेरे पापा की शॉप से, दैट इज फॉर द प्रोविजन एंड जनरल स्टोर। तो वो क्या करते हैं? एक सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। वही हेड है शॉप के, उनके नीचे दो चार और पर्सन्स रख रखे उन्होंने अपना काम को थोड़ा हेल्प के लिए, कि किसी को कैश संभालना है, किसी को मार्केट में जाके सामान लाना है, एंड ऑल द अदर जो भी एंसिलरी चीजें होती है। तो मतलब एक ही, ये तो सारे पर्सन है, कभी जो अवेलेबल हो जाएगा पापा उनको काम बता देंगे, कभी कोई और अवेलेबल होगा तो उनको बता देंगे। तो इसमें क्या होता है कि उन्हें मतलब एक ही बॉस है, बॉस इज माय फादर, और दो चार एम्प्लॉयज है जिन्हें रखा है ताकि वो कैश को संभाले, कोई अकाउंटिंग को संभाले, कोई मार्केट से सामान लेके आ जाए, और कोई कस्टमर को सामान दे, और उनका काम इंटरचेंजेबल है दूसरे जनों को, और सबको पापा को ही बताना है व्हाट एवर हैपनिंग टू दी शॉप। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? दैट द सेम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट है फॉर कंपनी जो कि फॉलो करती है द सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी। लेट्स सपोज, लेट्स टेक माय अंकल शॉप एग्जांपल। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से वही हेड है, वही सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। उन्होंने उनके डिपार्टमेंट में, आई मीन उनकी जो शॉप पे है, ऑलमोस्ट 4 to 5 पीपल और काम करते हैं। तो जो भी फिटिंग्स होती है, लाइटिंग्स की, रिपेयर्स की, जो भी उससे रिलेटेड वर्क होता है, तो वो सारा वो उनको बताते रहते हैं, और सबको सारा काम आता है। जो दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं और जो दूसरे वर्कर्स हैं उनको सारा काम आता है। तो जब जो अवेलेबल होता है उसको वो काम असाइन कर दिया जाता है। तो दैट द सेम इज द सिंपल स्ट्रक्चर। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट उन कंपनीज के लिए दैट फॉलो सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी। मतलब इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दोज, मतलब किसके लिए अप्रोप्रिएट है? फॉर कंपनीज जो कि फॉलो करती है द सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी, और जो कि ऑफर करती है सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल ज्योग्राफिक मार्केट में। द सिंपल स्ट्रक्चर also is appropriate for companies implementing the focus cost leadership। तो ये जो simple structure single business strategy है हमारी, it offer a line of product in a single geographic market। ये क्या करती है? it offers the product का offer करती है ना single geographic market में। जो simple structure है that the same is also is appropriate for company implementing the focus cost leadership। और ये जो simple, हम क्या बोलते हैं, ये जो सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ये इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज इम्प्लीमेंटिंग, जो कि इम्प्लीमेंट करती है फोकस कॉस्ट लीडरशिप को और फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को। जो कंपनी डील करती है उसके साथ उनके लिए भी बेटर है। अ सिंपल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। सिंपल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है इन विच द ऑनर मैनेजर्स मेक ऑल द मेजर डिसीजंस, जिसमें ऑनर मैनेजर ही सारे के सारे मेजर्स डिसीजंस को लेते
करती है डायरेक्टली एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटी वाइल द कंपनी स्टाफ merely serve as an executor, और कंपनी के जो स्टाफ है merely serve as an executor. लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सारा काम मतलब सारे ही जने कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ये करना है, इसको वो करना है, इसको एचआर का काम करना है, इसको फाइनेंस का, इसको अकाउंटिंग का, नहीं, सारा मतलब कोई भी कोई सा भी काम कर लेता है. तो लिटिल थोड़ी बहुत स्पेशलाइजेशन है, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन नहीं है कि एक ही काम वही 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 कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है सिंपल में. लिटिल स्पेशलाइजेशन है टास्क को लेके, फ्यू रूल्स है, लिटिल फॉर्मलाइजेशन भी, अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ऑफ ऑनर मैनेजर इन ऑल द फेसेस ऑफ द डे टू डे ऑपरेशंस को लेके. तो कुछ छोटा मोटा लिटिल स्पेशलाइजेशन, हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ लेस वेरी मतलब लिटिल स्पेशलाइजेशन. चार्जर का स्विच ऑफ करना पड़ेगा अभी. तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको लेके क्या है, देर इज सो मतलब लिटिल स्पेशलाइजेशन है टास्क को लेके, फ्यू रूल्स, लिटिल फॉर्मलाइजेशन है, अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ऑफ द ऑनर मैनेजर इन ऑल द फेसेस ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस कैरेक्टराइज दी सिंपल स्ट्रक्चर. तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या, देर इज अ वेरी मतलब लिटिल स्पेशलाइजेशन है टास्क को लेके, फ्यू रूल्स, थोड़े से रूल्स है, लिटिल फॉर्मलाइजेशन, अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ दी honor manager in all the phases of day-to-day operation characterize the simple structure. In simple structure, communication is frequent and direct, and new product tend to be introduced to market quickly, which can result in competitive advantage भी ये create करता है. And because of this characteristics, few of the coordination problems that are common in the large organization, तो जो large organization है वहाँ पे coordination वाली problems जो है वो exist करती है. Because of this characteristics, few of the coordination problems that are common in the larger organization exist करती है. A simple organizational structure may result in competitive advantage for some small company. एक simple organizational structure जो होता है may result in competitive advantage create करता है for some small company relative to their larger counterparts. This potential competitive advantage includes a broad-based openness to innovation, greater structural flexibility and an ability to respond, और एक ability की कैसे respond करना है more rapidly to the environmental changes. However, if they are successful, small companies grow larger. As a result of this growth, the company outgrow the simple structure. Generally, there are significant increase in amount of compatibility, relevant information that requires what? Information requires processing. More extensive and complicated information processing require place significant pressure on owner manager, often due to lack of organizational skills or experience, or simply due to lack of time. Thus, it is incumbent है on the company's manager कि कैसे वो recognize करेगा the inadequacies or inefficiency of simple structure and change it to one that is more consistent with the company's strategy. To coordinate more complex organizational function, company should abandon the simple structure. अगर coordinate more, अगर बहुत ज़्यादा आपका complex organization function है, then the company should abandon, उसे give up करना होगा simple structure को in a favor of functional structure के favor में, and the functional structure is used by larger companies.
तो बेसिकली ये तो हमने मॉड्यूल से पढ़ा जो जो लिखा था. अब हमें कुछ चीजें को लर्न करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा. सो हम लर्न करते हैं फ्रॉम द मुरुगेश सर्स नोट. उन्होंने अवेलेबल कराया था, इवन इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. और इसमें तो कोई चेंजेस भी नहीं है, तो चाहे पुराना बच्चा हो या नया बच्चा हो, बहुत स्टूडेंट कैन फॉलो दिस. तो सिंपल स्ट्रक्चर ये एज इट इज हम पॉइंट्स कुछ लर्न कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए भी इजी रहेगा. सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर के लिए बोला इट इज गुड फॉर दोज हु फॉलो सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी. इट इज गुड फॉर दोज, हम क्या बोल रहे हैं, इट इज गुड, ये अच्छा है. फॉर दोज, किसके लिए, फॉर दोज हु फॉलो, जो कि क्या करते हैं, जो कि फॉलो करते हैं, हु फॉलो करते हैं सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी को, जो कि सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. तो ये तो अच्छा है उनके लिए जो सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. एंड ऑफर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल मार्केट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जैसे मेरे फादर वाली शॉप और मेरे अंकल वाली यानी कि मेरे चाचा वाली शॉप में, दोनों में ऐसे ही होता है. तो इट इज गुड फॉर दोज हु फॉलो द सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी. ये उन लोगों के लिए अच्छी है. इट इज गुड फॉर दोज हु फॉलो द सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल मार्केट, और जो कि ऑफर करते हैं लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द सिंगल मार्केट में. तो व्हाट इज सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज गुड फॉर दोज हु फॉलो द सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी. ये उन लोगों के लिए अच्छी है. इट इज गुड फॉर दोज हु फॉलो द सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑफर द लाइन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, ऑफर द लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड सिंगल मार्केट. And this owner takes all the decision and monitors all the activities of staff. इसमें क्या होता है, ऑनर जो है सारे डिसीजन ऑनर ही लेगा एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्टाफ. की सारी एक्टिविटी भी कौन मॉनिटर करेगा, द ओनर इटसेल्फ. तो इट इज गुड है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो करती है एंड ऑफर द लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल मार्केट. एंड दिस ऑनर टेक्स ऑल द डिसीजन एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टाफ. लिटिल स्पेशलाइजेशन की जरूरत हमें होती है. फ्यू रूल्स, लिटिल फॉर्मलाइजेशन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑनर्स इन ऑल द एक्टिविटीज. और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ ऑनर्स का इन ऑल द एक्टिविटीज. तो हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी द सिंपल स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट विल बी द सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज गुड फॉर दोज हु फॉलो द सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑफर द लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल मार्केट. तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज गुड होता है फॉर दोज, उनके लिए अच्छा है, फॉर दोज हु फॉलो, जो कि फॉलो करते हैं सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑफर द लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल मार्केट. इन दिस ओनर टेक्स ऑल द डिसीजन एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्टाफ. इसमें क्या होता है, ऑनर जो है दैट द सेम टेक्स, लेता है सारे के सारे डिसीजंस को एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टाफ. Little specialization, few rules, little formalization, direct involvement of owners in all the activity. थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, कुछ रूल्स, लिटिल फॉर्मलाइजेशन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर्स इन ऑल दी एक्टिविटीज. कम्युनिकेशन इज फास्ट एंड न्यू प्रोडक्ट्स टेंड टू बी इंट्रोड्यूस वेरी क्विकली. कम्युनिकेशन जो होता है इसमें बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और न्यू प्रोडक्ट टेंड टू बी इंट्रोड्यूस किया जाता है बहुत ही जल्दी. तो व्हाट इज सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये गुड है फॉर दोस्त जो कि फॉलो करते हैं सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑफर करते हैं सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द सिंगल मार्केट. इन दिस ओनर टेक्स सारे डिसीजंस लेता है, मॉनिटर करता है सारी की सारी एक्टिविटीज को ऑफ द स्टाफ. थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता है, लिटिल स्पेशलाइजेशन, लिटिल फॉर्मलाइजेशन होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ ओनर्स का इन ऑल द एक्टिविटीज. कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है. न्यू प्रोडक्ट टेंड टू बी इंट्रोड्यूस वेरी क्विकली. जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं मार्केट में. न्यू प्रोडक्ट टेंड टू बी इंट्रोड्यूस वेरी क्विकली. बट व्हेन अ कंपनी ग्रोज एंड इट विशेस टू डू स्पेशलाइजेशन, बट जब एक कंपनी ग्रो करती है और जब उसे स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है ना, तो देयर विल बी प्रेशर ऑन द ओनर. बट व्हेन अ कंपनी ग्रोज, हम क्या बोलते हैं, व्हेन अ कंपनी ग्रो, जब एक कंपनी ग्रो करती है, जब वो बढ़ रही होती है, तो इट विशेस टू डू स्पेशलाइजेशन की जब जरूरत होती है तो देयर विल बी प्रेशर ऑन द ओनर, ओनर्स पे प्रेशर आ जाता है. तो ये हमने पढ़ा सिंपल स्ट्रक्चर, मॉड्यूल में भी ये लिखा है और हमने भी यही पढ़ा है. एंड द पॉइंट इज ये दिस इज वेरी इन अ समराइज फॉर्म में है. तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या, ये गुड है फॉर दोस्त who follow करते हैं single business strategy and offer the product in a single
मार्केट में। ये हु फॉलो करते हैं द सिंगल बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑफर द लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल मार्केट। इन दिस द ओनर टेक ऑल द डिसीजन एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टाफ। इसमें क्या होता है, ऑनर जो है द सेम टेक ऑल द डिसीजन एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टाफ। लिटिल स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, फ्यू रूल्स, लिटिल फॉर्मलाइजेशन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ऑनर्स का इन ऑल दी एक्टिविटीज में। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, न्यू प्रोडक्ट टेंड टू बी इंट्रोड्यूस वेरी क्विकली, बट व्हेन कंपनी ग्रोज इट विशेस टू डू स्पेशलाइजेशन देयर विल बी प्रेशर होगा ऑन दी ऑनर पे। जब कंपनी ग्रो करेगी ना तो विशेस, कंपनी वांट्स व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स दी ग्रोथ चाहिए होगी कंपनी को, तो दे वांट विशेस, दे विशेस टू डू दिस स्पेशलाइजेशन। उन्हें किसकी जरूरत होगी, दे विशेस दी स्पेशलाइजेशन एंड देयर विल बी प्रेशर होगा, देयर विल बी दी प्रेशर ऑन दी ऑनर्स, देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी द प्रेशर्स ऑन दी ऑनर्स पे प्रेशर्स होगा। करेक्ट। जी मेल सुना दी। अब हम चले जाते हैं फिर से फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डिविजनल में तो हमने पढ़ लिया कि सिंपल में तो हमने पढ़ लिया कि ये गुड है फॉर दोस्त जो कि फॉलो करती है सिंगल बिजनेस, यानी कि कुछ की टर्म्स, सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी जो कि ऑफर करते हैं द प्रोडक्ट इन सिंगल बिजनेस लाइन में, सिंगल मार्केट में। ऑनर ही सारे डिसीजन लेते हैं, ऑनर ही मॉनिटर करते हैं स्टाफ को भी, लिटिल स्पेशलाइजेशन है, लिटिल फॉर्मलाइजेशन है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ऑनर्स का सारे के सारे डिसीजन में, कम्युनिकेशन फास्ट है, न्यू प्रोडक्ट टेंड टू बी इंट्रोड्यूस, नए प्रोडक्ट इजीली आप इंट्रोड्यूस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हेन एन कंपनी ग्रोस इट विशेस टू डू स्पेशलाइजेशन देयर विल बी प्रेशर होगा ऑन दी ऑनर पे। नाउ नेक्स्ट विल बी द फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज बेसिकली द फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या होता है? Functional structure, a widely used structure in business organization, is a functional type because of its simplicity and low cost. A widely used structure in business organization, जो एक widely used मतलब बहुत ही broad तरीके से use किया जाता है in business organization, वो क्या होता है? That is the functional type because of its simplicity and low cost, क्योंकि बहुत ही ज्यादा simplicity है और low cost भी है। तो हम क्या बोलते हैं, what is functional structure? Functional structure क्या होता है? A widely used structure in business organization is a functional type because of its simplicity and low cost. एक widely used structure जो होता है in business organization में, जो एक widely used structure है business organization में, वो एक functional type है because of its simplicity and low cost. A functional structure groups task and activity by business functions such as production, operations, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या होता था कि सिंपल में तो क्या होता था, एक ही हेड था, आपके पापा हेड थे और बाकी का स्टाफ था। अब इसमें क्या होगा, आपके पापा हेड है, आपके पापा ने डिपार्टमेंट्स बना रखे अलग अलग, R&D का, फाइनेंस का, मतलब एक और हेड बना रखा है और वो हेड के नीचे स्टाफ है। तो जो स्टाफ है वो हेड को स्टाफ है जो मतलब फंक्शंस को बताएगा और फंक्शन जो है वो आपके पापा को बताएंगे। तो एक पर्सन और आ गया है बीच में। तो widely used structure in a business organization is a functional type because of its simplicity and low cost. A functional structure the groups task and activity by business function. ये क्या कहता है? Functional structure it groups the task and activity by the business function. ये groups कहता है task and activity को by business function such as production, operation, marketing, finance, accounting, research and development, and management information system. Besides being simple and inexpensive, a functional structure also promotes the specialization of labor. Besides being, हम क्या बोलते हैं, besides being simple and inexpensive होने के मतलब simple भी है और कम खर्चीला भी है, a functional structure also promotes specialization. उसमें क्या था, little specialization था, इसमें specialization है लेबर का। ये एनकरेज करेगा एफिशिएंसी को, मिनिमाइज द नीड फॉर एन इलोबरेट कंट्रोल सिस्टम एंड अलाउ द रैपिड डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। तो बिसाइड्स बीइंग सिंपल और इनएक्सपेंसिव तो है ही है, और फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑल्सो प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। ये एनकरेज करेगा एफिशिएंसी को, मिनिमाइज द नीड फॉर एन इलोबरेट सिस्टम एंड अलाउ द रैपिड डिसीजन मेकिंग। तो दिस इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर इसके नीचे का आता है कॉर्पोरेट R&D, कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट ह्यूमन, और उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आएंगे। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कंसिस्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है और
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सपोर्टेड बाय द कॉर्पोरेट स्टाफ विद द फंक्शनल लाइन मैनेजर्स होते हैं इन डोमिनेंट फंक्शन। जैसे कि क्या एक सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दिया, इसके नीचे क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डोमिनेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का हेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हेड, मार्केटिंग का हेड, R&D का हेड, इंजीनियरिंग का हेड, ह्यूमन रिसोर्सेज का हेड। द फंक्शनल स्ट्रक्चर एनेबल द कंपनी, कैसे आप ओवरकम करोगे द ग्रोथ रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर एनेबलिंग और फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन को आप, हाउ विल यू एबल टू फैसिलिटेट द सेम? However, compared to the simple structure, there are also some potential problems. Compare करोगे आप, if you compare the things to the simple structure, there are also some potential problems. Differences in functional specialization and orientation may impede the communication, coordination. Thus, a chief executive officer must integrate करना होगा उसे functional decision makings को, coordinate action of the overall business across the function. Function specialist often may develop a myopic, पर functional specialist क्या करते हैं, अपने अपने functions पे ध्यान देंगे। फाइनेंस का है तो फाइनेंस वाला फाइनेंस पे देगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग पे, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन पे। तो वो क्या है, they develop a myopic narrow perspective create हो जाता है, losing sight of the company's strategic vision and mission. When this happens, this problem can be overcome by implementing the multi-divisional structure. और इस प्रॉब्लम को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, थ्रू दी मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर का दोबारा से रिवीजन करना चाहिए फ्रॉम दी मुरुगेश सर नोट्स विच ही हैज प्रोवाइडेड, मतलब उन्हीं ने प्रोवाइड किए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू रिवाइज द थिंग्स। तो व्हाट विल बी द फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली ये क्या करता है, प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो प्रमोट करता है, किन चीजों को प्रमोट करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर को लेके जो स्पेशलाइजेशन वाली चीजें उसको प्रमोट करता है, एनकरेज करता है एफिशिएंसी को, and it encourages the efficiency. It minimizes the need for an elaborate control system and allow the rapid decision making. So what will be the functional structure? Functional structure क्या होता है? What will be the functional structure? It promotes the specialization of labor. हम क्या बोलते हैं? That what will be the फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है एफिशिएंसी को, एनकरेज करता है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को, एनकरेज एफिशिएंसी को, ये मिनिमाइज करता है नीड फॉर एन इलैबोरेट कंट्रोल सिस्टम को, एंड अलाउ दी रैपिड डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो व्हाट विल बी द फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को, प्रमोट करता है। व्हाट डज फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली डू? ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को, एनकरेज करता है एफिशिएंसी को, मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज देयर आर सेपरेट फंक्शंस टू परफॉर्म बाय द R&D, बाय द अकाउंटिंग, बाय द मार्केटिंग, बाय द प्रोडक्शन। तो ऑफ कोर्स जब अपना काम एक ही काम आप रोज रोज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट दी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, एनकरेज भी करता है एफिशिएंसी को, मिनिमाइज करता है नीड फॉर द इलैबोरेट कंट्रोल सिस्टम एंड अलाउ द रैपिड डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजंस लेने में मदद करता है। इन दिस देयर इज अ CEO, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सपोर्टेड बाय द कॉर्पोरेट स्टाफ विद द फंक्शनल लाइन मैनेजर सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इन दिस देयर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि सपोर्ट होते हैं, जो कि सपोर्टेड बाय द कॉर्पोरेट स्टाफ, मतलब एक हेड होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आप बोल सकते हो, एंड विच इज सपोर्टेड बाय द कॉर्पोरेट स्टाफ होता है उसके पीछे विद द फंक्शनल लाइन मैनेजर सच एज, उसके पीछे कौन होगा, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। प्रॉब्लम आर देयर कैन बी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम अक्रॉस ऑल द बिजनेस फंक्शन। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन वाला प्रॉब्लम अक्रॉस ऑल द बिजनेस फंक्शंस के
बीच में ऑल मैनेजर्स में डेवलपर और सारे मतलब क्या है कि सब अपना काम ही देखना चाहते हैं, इधर उधर का काम नहीं करना चाहते हैं वो, तो दे में डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव मायोपिक एक लूजिंग साइट ऑफ ओवर कंपनीज विजन एंड मिशन। तो कंपनी का विजन मिशन नहीं देख रहे, बस वो मार्केटिंग 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 देख रहे हैं। कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो तभी अचीव होगी ना, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्ट होंगे, सारी चीजों को ओवरऑल तरीके से देख रहे होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक नैरो पर्सपेक्टिव और मायोपिक विजन क्रिएट होता है। देयर विल बी दी नैरो पर्सपेक्टिव और मायोपिक डिसीजंस जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द डिविजनल स्ट्रक्चर। करेक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बेसिक था इसलिए हमने रीड लगा के छोड़ दिया। फिर हमने पढ़ा सिंपल स्ट्रक्चर, देन फंक्शनल भी पढ़ लिया। अब हम डिविजनल के बारे में बात करते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एज अ फर्म ग्रोस ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि आपको पता है कि आप छोटे लेवल पे काम करें तो आपका सिंपल फंक्शन में काम चल सकता है, बट एज अ फर्म ग्रोस, पर जो फर्म होता है वो ग्रो करता है ईयर आफ्टर ईयर। सालों के साल बाद क्या होता है, फर्म ग्रो करने लग जाता है। इट फेसेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन डिफरेंट मार्केट। तो ये क्या करता है, डिफिकल्टी फेस करता है, कैसे मैनेज करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट को, सर्विस को इन डिफरेंट मार्केट्स में। सम फॉर्म ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर जनरली बिकम नेसेसरी टू मोटिवेट एम्प्लॉय। कुछ जो फॉर्म होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, वो जनरली बिकम नेसेसरी हो जाते हैं कि वो कैसे मोटिवेट करे एम्प्लॉय को, कंट्रोल कैसे करे ऑपरेशंस को, कंपीट कैसे करे सक्सेसफुली इन डाइवर्स लोकेशंस में। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज हो सकता है इन वन ऑफ द फोर वेज, बाय ज्योग्राफिक एरिया से, बाय प्रोडक्ट और सर्विस से, बाय कस्टमर्स से एंड बाय दी प्रोसेस से। तो हम क्या बोलते हैं कि कैसे होगा डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो फोर एरियाज में होते हैं बेसिकली। डिविजन बाय द ज्योग्राफिकल एरिया, बाय द प्रोडक्ट से हो सकता है, बाय द प्रोसेस से हो सकता है, बाय द कस्टमर से भी हो सकता है। विद द डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल एक्टिविटी आर परफॉर्म बोथ सेंट्रली एंड ईच डिविजन सेपरेटली। तो जो डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म होगी बहुत सेंट्रली भी और इन ईच डिवीजन में सेपरेटली, यानी कि एक सीईओ होगा और उसके बीच में कॉर्पोरेट स्टाफ होगा और फिर डिविजन्स होंगे अलग अलग। तो फंक्शन अब इसमें क्या होगा, डिविजन्स होंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर हैज सम क्लियर एडवांटेज है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है। डिविजनल मैनेजर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट लेवल के लिए। डिविजनल मैनेजर अकाउंटेबिलिटी क्लियर, डिविजनल मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया सेल्स और प्रॉफिट के लिए। बिकॉज द डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव, इसमें क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। डेलीगेशन यानी कि सपोज कोई डिसीजन लेना है और आपका सीईओ कहीं प्रेजेंट नहीं है, कहीं आउट ऑफ द टाउन है, आउट ऑफ द कंट्री है, इन दैट केस डिवीजन जो मैनेजर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, डेलीगेशन दी जाती है कि वो भी डिसीजन ले सकते हैं, वो सेल्स और प्रॉफिट के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। तो बिकॉज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर एंड एम्प्लॉय कैन इजीली सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर गुड और बैड परफॉर्मेंस। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय मोरल इज जनरली हायर इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर देन इट इज सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। Other advantage of divisional design are that it create career development opportunity for managers. It allow the local control or local situation leads to a competitive climate. तो एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय मोरल जनरली हायर हो सकता है डिविजनल स्ट्रक्चर देन इट इज इन अ सेंट्रलाइज, मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय का मोरल हायर हो सकता है देन इन अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। अदर एडवांटेज ऑफ डिविजनल डिजाइन दैट इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है मैनेजर्स के लिए, अलाउ करता है लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशन, लीड्स टू कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट को ये क्रिएट करता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाउ द न्यू बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट टू बी एडेड इजीली, ऐड करने में भी मदद करता है। So divisional design is not without some limitation. Perhaps the most important limitation is that divisional structure जो है वो बहुत ही ज्यादा costly होता है for a number of reasons. First, each division require functional specialist. थोड़ा costly पड़ता है कि सब में functional मतलब अलग अलग division है उसमें भी अलग अलग functional specialist चाहिए who must be paid. Second, there exists some duplication of staff, services, facility and personnel. For instance, functional specialists are also need to be carefully needed centrally at headquarters to coordinate
कोऑर्डिनेट करने के लिए divisional activity. Third, manager must be well qualified because the divisional design forces the delegation of authority. Better qualified individuals will require higher salaries. A divisional structure can also be costly because it requires an elaborate headquarters-driven control system. Finally, certain design product or customer may sometimes receive special treatment and it may be difficult to maintain consistent company-wide practices. Nonetheless, for most large organizations, many small firms, the advantage of divisional structure more than the offset the potential limitation. A divisional structure by geographic area is appropriate for organizations whose strategy are formulated to fit the particular needs and characteristics of customer in different geographic area. Divisional structure by geographic area is appropriate. डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है बाय जोग्राफिक एरिया वो एप्रोप्रिएट है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है बाय जोग्राफिक एरिया एप्रोप्रिएट है फॉर ऑर्गेनाइजेशन हुज स्ट्रैटेजी आर फॉर्मुलेटेड टू फिट द पर्टिकुलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. डिविजनल बाय जोग्राफी का बेस्ट एग्जांपल है डोमिनोज. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से उसको फॉलो करना होता है कि इससे ज्यादा दूसरी कंट्री में तो अलाउ भी नहीं है, इससे ज्यादा शुगर डालना अलाउ नहीं है, इससे ज्यादा इतना फैट नहीं होना चाहिए. नॉट characteristics of a customer in different geographic area. This type of structure can be most appropriate for organizations that have similar branch facility located in a widely dispersed areas. A divisional structure by geographic area allows the local participation in decision making and improve coordination within a region. So divisional structure होता है by product or services most effective for implementing a strategy when specific product or service need a special emphasis. Also, this type of structure is widely used when an organization offers only a few product or service. When an organization product or service differ only a few product or differ substantially, the divisional structure allows strict control over and attention to product lines, but it may also require a more skilled management force and reduce top management control. General Motors, DuPont, Procter and Gamble uses a divisional structure. General Motors, GM, DuPont और जो P&G के products आते हैं, they use a divisional structure by product to implement the strategy. When a few major customers are of a paramount importance and many different services are provided to this customer, then a divisional structure by customer can be the most effective way to implement the strategy. This structure allows the organization to cater effectively to the requirement of a clearly defined customer group. Book publishing companies often organize their activity around customer groups such as colleges, secondary schools, and private commercial schools. Some airline companies have two major customer divisions: passenger and freight or cargo service. Bulks are often organized in divisions such as personal banking, corporate banking, etc. A divisional structure by process is similar to functional structure because activity are organized according to the way working is actually performed. However, a key difference between these two is that functional department accountable नहीं होते हैं for profit और revenues के लिए, profit और sales के लिए, whereas divisional process department are evaluated on this criteria. पे हमने बोला जाता है कि divisional तो accountable है किसके लिए, profit के लिए और sales के लिए. फिर आता है हमारा the next come is multi divisional structure. What will be the multi divisional structure? क्या होगा? What will be the multi-divisional structure? क्या होता है? Multi-divisional को हम बोलते हैं basically this is the M-form structure होता है. इससे पहले हमें divisional की कुछ points from the Mukesh से notes revise कर लेने चाहिए. तो हमने क्या पढ़ा था? Divisional structure पढ़ा था. Divisional as a firm grow and has different product and service in different markets. जैसे जैसे firm बड़ा होगा बढ़ता जाएगा, ईयर आफ्टर ईयर हैज डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, सर्विस होंगे इन डिफरेंट मार्केट्स में. वी हैव टू ब्रिंग डिविजनल स्ट्रक्चर लाना होगा विच कैन बी इन वन ऑफ दी 4 वेज. बाय जोग्राफिक एरिया हो सकता है, बाय प्रोडक्ट और सर्विस हो सकता है, बाय कस्टमर हो सकता है और बाय दी प्रोसेस होता है. 4 तरीके से होता है डिवीजन: बाय जोग्राफिक एरिया, बाय प्रोडक्ट और सर्विस, बाय कस्टमर और बाय प्रोसेस. इन दिस अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए. डिविजनल मैनेजर आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए फॉर द सेल्स एंड प्रॉफिट. इन दिस द अकाउंटेबिलिटी शुड बी क्लियर. डिविजनल मैनेजर जो है वो हेल्ड होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स और रेवेन्यू के लिए. ये तो हमें पता है. वेट
तो हम क्या बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में एज अ फर्म ग्रोथ एंड हैज अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस इन डिफरेंट मार्केट। जैसे फर्म ग्रो करेगा तो उसके क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, डिफरेंट सर्विसेज होंगे, डिफरेंट मार्केट्स होंगे। वी हैव टू ब्रिंग डिविजनल स्ट्रक्चर, हमें क्या करना होगा, वी हैव टू ब्रिंग लाना पड़ेगा डिविजनल स्ट्रक्चर विच कैन बी इन वन ऑफ द 4 वेज। कैसे, बाय जोग्राफिक एरिया, बाय प्रोडक्ट और सर्विस, बाय कस्टमर एंड बाय प्रोसेस। इन दिस अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्लियर होगी, डिविजनल मैनेजर जो है वो हेल्ड होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एंड प्रॉफिट के लिए। डिविजनल मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेल्स और रेवेन्यू के लिए। डिविजनल फंक्शन में रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज दैट डिविजनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एंड प्रॉफिट, वेयरएज इन केस ऑफ फंक्शनल मैनेजर वाले केस में ऐसा नहीं था। इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो बिल्कुल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे रखी है, तो वो करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है फॉर द डिविजनल मैनेजर्स के लिए। बट इट इज, हम क्या बोल रहे हैं, दैट नीचे क्यों नहीं हो रहा है, but it is very costly है, क्योंकि each division require functional specialist who are to be paid. There is a duplication of staff service facility. Duplication होता है staff service का, facilities का। Some division receive more priority than other. कुछ division को priority मिलती है दूसरे से। Difficult है, बहुत ही ज्यादा difficult है to maintain the consistency को maintain करना थोड़ा difficult है। अब हम next पढ़ते हैं, that is हमारा आता है, that is nothing but the multi-divisional structure. मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी डिविजनल जो होता है दैट इज द एम फॉर्म structure is composed of operating division where each division represent a separate business to which the top corporate officer delegate the responsibility for day-to-day operation and business unit strategy to division managers. मल्टी डिविजनल जो एम फॉर्म स्ट्रक्चर है वो कंपोज होता है ऑपरेटिंग, कैसे डिविजन्स को ऑपरेट किया जाए, पर ईच डिविजन रिप्रेजेंट करता है सेपरेट बिजनेस टू विच द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मल्टी डिविजनल में क्या होता है, इस कंपोज ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा सेपरेट बिजनेस टू विच द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी फॉर द डिवीजन मैनेजर्स। By such delegation, the corporate office is responsible for formulating and implementing the overall corporate strategy and manages the divisions through the strategic and financial control. The multi-divisional AM form structure was developed in 1920 in response to coordination and control related problem in a large firms. Functional department often had difficulty dealing with distinct product lines and markets, especially in coordinating conflicting priority among the product. Costs were not allocated to individual products, so it was not possible to assess an individual product profit contribution. Loss of control mean that optimal allocation of firm product, जो optimal allocation होगा, that हम क्या बोलते हैं, loss of control mean that the optimal allocation of firm जो होगा resource between product was difficult. If not impossible, top manager become over involved in solving the short-term problems such as coordination, communication, conflict resolution, and the neglected and long-term strategic issues. So, what will be the multi-divisional structure? Multi-divisional structure क्या है? What will be the multi-divisional? हम क्या बोलेंगे that what will be the multi-divisional structure? Multi-divisional structure में क्या होगा? Multi-divisional structure is a M-form structure is composed of operating division where each division रिप्रेजेंट करेगा सेपरेट बिजनेस। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट हैपन अंडर द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, व्हाट हैपन अंडर द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज अ एम फॉर्म स्ट्रक्चर है, कंपोज होगा ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा सेपरेट बिजनेस को। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो कंपोज होगा ऑपरेटिंग डिवीजन से वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा सेपरेट बिजनेस। हर बिजनेस रिप्रेजेंट करेगा सेपरेट बिजनेस टू विच द कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी to business unit strategy to division managers.
By such delegation, the corporate office is responsible for formulating and implementing the overall corporate strategy and manage the division through the strategic and financial control. Multi-divisional or M-form structure was developed in 1920s in response to coordination and control related problems in a large firm. Functional department often had difficulty in dealing with distinct product lines and market, especially in coordinating the conflicting priorities among the product. Costs were not allocated to individual products, so it was not possible to assess the individual product or profit contribution. Loss of control meant that optimal allocation of firm resource between product was difficult, is if not impossible. Top managers become over-involved in solving the short-term problems such as coordination, communication, conflict resolution, and neglected long-term strategic issue. Multi-divisional structure calls for, हम क्या बोलते हैं that what will be the multi-divisional structures calls for it creating the separate division each representing a different distinct business. सो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है, क्रिएटिंग सेपरेट डिवीजन ईच रिप्रेजेंट करेगी डिस्टिंक्ट बिजनेस को. ईच डिवीजन वुड हाउस इट्स फंक्शनल हायरार्की. डिवीजन मैनेजर वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द डे टू डे ऑपरेशंस. A small corporate office that would determine the long term. मल्टी डिविजनल में मैम ने बताया था कि जैसे कि डिविजनल में क्या होता है, डिविजन्स होते हैं हेड के, तो आई थिंक इसमें भी कुछ था तो ऐसा ही. इसका और देखते हैं ना. जो टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देगा ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी टू डिवीजन एंड बाय सच डेलीगेट द कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट. This would enable the firm to more accurately monitor the performance of individual business, simplifying control problems, facilitate the comparison between division, improving the allocation of resources, and stimulate the managers of poorly performing division to seek चलो. तो हम नेक्स्ट मल्टी डिविजनल का नोट्स में दे ही नहीं रखा है. मल्टी डिविजन का हमें सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा बाद में. हम आगे वाला जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो मल्टी डिविजनल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उसमें मुझे एक चीज याद नहीं आ रही एक्चुअली, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स जो भी है नेक्स्ट.
नेक्स्ट है हमारा SBU है, करेक्ट। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SBU तो आपको पता ही होगा। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? तो जो कंसेप्ट है वो रेलेवेंट है मल्टी प्रोडक्ट के लिए या मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। It is impracticable for an enterprise with a multitude of business to provide separate strategic planning treatment to each one of its product businesses. तो जो कंसेप्ट है वो रेलेवेंट है मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। हम क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट SBU का कंसेप्ट है, SBU के लिए तो ITC फेमस है, ITC इन टोबैको, ITC इन स्टेशनरी, ITC इन होटल इंडस्ट्री, ITC इन सिगरेट्स एंड ऑल, ITC इन आशीर्वाद आता। तो SBU का द बेस्ट एग्जांपल तो इज ऑफ कोर्स द इंडियन टोबैको कंपनी, द ITC ब्रांड। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है? जो कंसेप्ट है वो रेलेवेंट है टू द मल्टी प्रोडक्ट multi business enterprise. It is impracticable. Sure, मुझे भी पढ़ा दो। What is strategic business unit SBU structure? जो concept है, the concept is relevant here to the multi-product, multi-business enterprises. It is impracticable for an enterprise with a multitude of businesses to provide the separate strategic treatment to each one of its product businesses. It has to necessarily group the product businesses into manageable number of strategically related business units and then take them up for strategic planning. The question is, what is the best way of grouping the product businesses of such enterprises? मतलब जो related है उसका एक डिवीजन बना दो, जो unrelated है उसका दूसरा डिवीजन बना दो। तो SBU के ऐसे बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं। And SBU is a grouping of a related business which is amenable to composite planning treatment. As per this concept, a multi-business enterprise is grouped its multitude of businesses into few distinct business unit in a scientific way. The purpose is to provide the effective strategic planning treatment to each one of the product businesses. The 3 most important characteristics of SBU, it is a single business or a collection of। गर्वित मेरे साथ ये 3-4 लाइन्स पढ़ना जरा, recite, okay? Your voice will be also in the screen recorder. तो what are the 3 characteristics of strategic business unit के 3 characteristics पढ़ रहे हैं, okay? What we are reading basically is reading the characteristics of SBU. It is a single business or a collection of related businesses which offers scope for independent planning and which might feasibly stand alone from the rest of the organization। यानी कि इसका मतलब ये है SBU मतलब कि ये एक सिंगल बिजनेस हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं एक ही SBU के अंदर, जो कि ऑफर करता है इंडिपेंडेंट, मतलब उसके लिए आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा और उसे अलग से ट्रीट करना पड़ेगा इन रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के अपने खुद के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इट हैज इट्स own set of competitors. It has a manager who is responsible for strategic planning and profit. और जैसे कि डिवीजन मैनेजर प्रॉफिट और रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वैसे ही इसमें जो मैनेजर है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, who has a control of profit influencing factors. Historically, large multi-business firms were handling business planning on a territorial basis since their structure was territorial, and in many cases such a structure was the outcome of manufacturing or distribution logistics. Often the territorial structure did not suit the purpose of strategic planning. हो गया। Okay, thank you guys. Thanks to you. When strategic planning was carried out, treating territories as a unit for planning, it gave rise to 2 kinds of difficulties since a number of territorial units handles the same product. The same product was getting varied strategic planning treatment, and since a given territorial planning unit carried different and unrelated product with dissimilar characteristics were getting identical strategic planning treatment. जो concept होता है strategic business unit breaks away from this practice. It recognizes that just because a firm is structured into a number of territorial units, say 6 units, it is not necessarily in 6 different businesses. It may be engaged in only
3 distinct businesses. It is also possible that it is engaged in more than 6 businesses. The endeavor business units before the firm takes the strategic formulation task. The SBU structure is composed of operating units where each unit represents a separate business to which the top corporate officer delegates responsibility for the day-to-day operations and business unit strategy to its manager, by which such a delegation the corporate office is responsible for formulating and implementing the overall corporate strategy and manages the SBU through strategic and financial units and delegate the authority and responsibility for each unit to a senior executive who facilitate the strategy implementation by improving the coordination between the similar division and the channelizing accountability to 2 distinct businesses. So corporate R&D, corporate finance, corporate planning, corporate marketing, HR, SBU A, B, C, D, E and all. A strategic business unit structure consists of at least 3 levels with the corporate headquarters at the top, SBU group at the second level and division group by the related within each SBU at the third level. This enables the company to more accurately monitor the performance of individual businesses, simplifying control problems. It also facilitates comparison between divisions, improving the allocation of resources, and can be used to stimulate the managers of poorly performing divisions to seek ways to improve the performance. This means that within each SBU, divisions are related to others, and also that SBU groups are unrelated to others. Within each SBU division producing similar products are using similar technology can be organized to achieve synergy. Individual SBU are treated as profit center and controlled by corporate headquarters that can be concentrated on strategic planning rather than operational control, so that individual division can react more quickly to environmental changes. Sony has been restructuring to match the SBU structure with its 10 internal companies as organized into 4 strategic business units because it has been pushing the company to make better use of software product and content, Sony Music, film and games in its television and audio gear to increase the Sony's profitability. By its strategy, Sony is one of the few companies that have the opportunity to integrate the software and content across a broad range of consumer electronic products. The principle underlying the grouping is that all the related product related from the standpoint of a function should fall under one SBU. In other words, the SBU concept helps a multi-business corporation in scientifically grouping its business into few distinct business units. Such a grouping would in turn help the corporation carry out strategic management endeavor better. The concept provides the right direction to strategic planning by removing the vagueness and confusion often experienced in such multi-business enterprises and a matter of grouping of the business. So attribute होता है of an SBU and the benefits of a firm is derived by using the SBU structure are as follows. Scientific method होता है of grouping the business of multi-business corporation which helps in a firm strategic planning and improvement over the territorial grouping of business and strategic planning based on the territorial units. And SBU, this is so long, seriously long. कुछ चीजें जो SBU में हम डायरेक्टली देख सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं वापस. बट इधर है नहीं क्योंकि ओके यही से पढ़ना पड़ेगा. And SBU जो होता है वो grouping होता है related business का that can be taken up for strategic planning distinct from the rest of the business. Product business within the SBU receive same strategic planning treatment and priorities. So task consists of analyzing and segregating the assortment of business portfolios and regrouping them into a few well-defined distinct scientifically demarcated business units. Product business that are related from the standpoint or functions are assembled together as a distinct SBU. Unrelated product business in any group are separated. अनरिलेटेड को सेपरेट किया जाएगा इफ दे कुड बी असाइन टू एनी अदर एसबीयू. मतलब रिलेटेड का एक एसबीयू, अनरिलेटेड होगा तो दूसरा एसबीयू बना दिया जाएगा उसी कंपनी का. अप्लाइंग द क्राइटेरिया फंक्शनल रिलेशन दे आर असाइंड अकॉर्डिंगली, अदरवाइज दे आर मेड इनटू सेपरेट एसबीयू. ग्रुपिंग द बिजनेस on SBU lines helps the firm in strategic planning by removing the vagueness and confirms generally seen in grouping business. It also facilitates the right setting for correct strategic planning and facilitate the correct relative priorities and resources to the various businesses. Each SBU is a separate business from the strategic planning standpoint. In the basic factor, mission, objective, competition and strategy, one SBU will be distinct from other.
Each SBU will have its own distinct set of competitors, its own distinct strategy. Each SBU will be CEO. He will be responsible for strategic planning for the SBU and his profit performance. He will also have a control over the most factor affecting the profit of the SBU. The question posed at the corporate level are first whether the corporate body wishes to have a related set of SBU or not, and if so, on what basis. The issue of relatedness in turn has a direct implication on decision about diversification. Relatedness might exist in different ways. SBU might build on similar technology, all provide similar sorts of product or service. SBU might be serving similar or different market, even if technology to product differ, it may that the customer are similar. The technology underpinning frozen food, washing powder and margarine production may be very difficult but are all sold through retail operations, and Unilever operations operate in these product fields. Or it may be that other competence on which the competitive advantage of different SBU are built have similarities. Unilever would argue that the marketing skill associated with the three product market are similar. The identification of SBU is a convenient starting point for planning. Once the company's strategic business unit have been identified, the responsibility for strategic planning can be more clearly assigned. अभी भी हमारा बच रहा है मैट्रिक्स बच रहा है एंड नेटवर्क एंड देन आवर क्लास, तो we will make a separate video for that.